भाग 6 हॉन्टेड हाउस, डरना जरूरी है। पिछले भाग में आपने देखा मिस्टर युवराज विकास और रागिनी को अपनी आगे की कहानी सुनाता है। अब आगे। विकास, युवराज जी, कौन नहीं चाहता था और क्यों? मिस्टर युवराज जी, निशा नहीं चाहती थी कि हम इस दुख से बाहर निकल पाए। विकास, लेकिन निशा तो मर चुकी थी। मिस्टर विकास, हाँ वो मर चुकी थी, पर दुनिया के लिए, हमारे लिए तो वो जिंदा थी, एक आत्मा के रूप में, जिसका पता हमें बहुत बाद में चला। रागिनी, युवराज जी, आपको ये पता कब चला कि निशा की आत्मा उस घर में रहती है? मिस्टर युवराज, बताता हूँ। एक दिन रात को जब दिशा अपने कमरे में सो रही थी और मैं अपने कमरे में, तभी मैंने जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मुझे मत मारना, पापा बचाओ, पापा बचाओ। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागा तो मुझे एहसास हुआ कि आवाज़ तो दूसरे दिशा के कमरे से आ रही थी। फिर मैं भागता हुआ कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा दिशा बुरी तरह से डरी हुई थी। वह अपने बिस्तर के एक कोने पे बैठी हुई डर से कांप रही थी। वो सर से पांव तक पसीने से लथपथ हो चुकी थी। मैंने पूछा, दिशा क्या हुआ? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस डर से चिल्लाई जा रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने बोला, दिशा मैं हूँ, मैं, दिशा होश में आओ। पर दिशा को तो जैसे मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, बस वो पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उसने मेरे बार बार पूछने पर भी कोई जवाब न दिया तो मैंने उसे पकड़कर जोर से झकझोर दिया और बोला, होश में आओ। दिशा मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने उसके सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, दिशा क्या हुआ बेटा? तब दिशा ने बोला, दिशा, अभी यह निशा आई थी पापा। मिस्टर युवराज, बेटा तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। भला निशा यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। दिशा रोते हुए, नहीं पापा, मैंने कोई सपना नहीं देखा, निशा यही थी अभी। वो मेरी बिस्तर पे मेरे पैर के पास बैठी हुई थी। उसका पूरा का पूरा शरीर खून में सना हुआ था। वो बोल रही थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। पापा, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज पापा मुझे बचा लो। मिस्टर युवराज, दिशा होश में आओ, यह सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई भी नहीं है। शायद तुम निशा को भुला नहीं पा रही हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। दिशा, नहीं पापा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, अभी निशा आई थी मेरे पास। मिस्टर युवराज, बेटा तुम चलो, चलकर मेरे पास सो जाओ, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। दिशा, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप मेरी बातें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मिस्टर युवराज, दिशा बेटा, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो किसे समझूंगा? चलो अभी चल के आराम कर लो। दिशा, पर पापा, एक बार आप मेरी बात तो सुनो। मिस्टर युवराज, बेटा परवर कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, चलो चल के सो जाओ। दिशा, ठीक है पापा। उस दिन तो दिशा सो गई और मुझे भी यही लगा कि ये उसका वहम है और कुछ नहीं। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे दिशा की हरकतें भी बढ़ती गई। कभी उसने किचन में निशा दिखाई देती तो कभी डाइनिंग रूम में, कभी कुर्सी पे तो कभी हॉल में। उसके साथ साथ अगर कोई उसकी हरकतों से पागल हो रहा था तो वो था मैं। लेकिन मैं कर भी क्या कर सकता था? मेरे पास उसके हरकतों को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी ना था। पर मेरा भी सब्र का बांध तब टूट गया जब एक दिन दिशा ने अपना हाथ चाकू से काट लिया। इत्तेफाक से उस दिन मैं घर पर ही था, इसलिए दिशा की जान बच गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। मुझे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि दिशा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और मैंने दिशा को डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया।
पर मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने बोला कि दिशा तो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर भी मेरा मन इस बात को मानने को कतई तैयार ना था कि दिशा दिमागी तौर पे वाकई ठीक है, लेकिन मेरे पास घर वापस आने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गया। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि दिशा जब तक बाहर थी तब तक वह ठीक थी, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आई फिर वही डर और हरकतें उसने शुरू कर दी। मैं भी हार मान गया और सोचा आज नहीं तो कल दिशा ठीक हो ही जाएगी, पर दिशा के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आया। एक दिन रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं उठकर किचन में पानी पीने चला गया। मैंने अभी फ्रिज से पानी निकालकर एक घूंट पिया ही था कि मेरी नज़र बड़े वाले हॉल की ओर गई। मैंने देखा कि हॉल की लाइट जल रही थी। मुझे लगा शायद दिशा लाइट बंद करना भूल गई हो, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बंद कर देता हूँ। मैं जब हॉल में गया तो मैंने देखा दिशा शीशे के सामने बैठी हुई अपने बालों को झाड़ रही थी। मुझे लगा उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इतनी रात को वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैंने उसे कितनी बार आवाज़ लगाई, दिशा 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 तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। ऐसा लगा जैसे वो शीशे में पूरी तरह खो चुकी थी। फिर मैं उसके पास गया और जाके उसके कंधे पे अपना हाथों को रखकर बोला, दिशा यहाँ क्या कर रही है, चल रात ज़्यादा हो गई है, चल के सो जा। लेकिन जब दिशा मेरी तरफ पलटी तो मेरे पाँव तले जैसे जमीन खिसक गई। मेरी स्थिति एक बेजान मूर्ति सी हो चुकी थी, क्योंकि जिसे मैं दिशा समझ रहा था वो तो निशा थी। रागिनी, युवराज जी, जब आपको पता चला कि वो दिशा है तब आपने क्या किया? मिस्टर युवराज, मैं क्या करता? मैं तो निशा को देखकर अंदर तक डर से कांप चुका था। निशा ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उसके सिर पे चोट का घाव बड़ा ही गहरा और डरावना था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरा शरीर पसीने में डूब चुका था। जुबान लड़खड़ा रही थी और गला सूख रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कुछ ना समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी दबे आवाज में मैंने बोला, निशा तुम? निशा चिल्लाते हुए, हाँ मैं, आपकी बेटी निशा। आपने क्या सोचा था कि मैं मर गई तो मुझसे आपका पीछा छूट जाएगा? नहीं, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं आप सबको मार डालूंगी। मिस्टर युवराज डरते हुए आवाज में, बेटा अपने बाप को और अपनी बहन को मारोगी? निशा, मैं भी तो आपकी बेटी थी, फिर आपने मुझे क्यों मार डाला? मिस्टर युवराज, बेटा वो तो एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। निशा, वजह चाहे जो भी हो, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। निशा आंधी की गति से मिस्टर युवराज की ओर है। निशा को अपनी ओर आता देख मिस्टर युवराज के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो चक्कर खाकर फर्श में गिर जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। पक्षी आपस में ही चूचू चींची कर रही थी। सूर्य भी रात्रि खत्म होने के बाद अपनी आंखें खोल चुका था, लेकिन अभी भी किसी की आंखें खुलनी बाकी थी तो वो थे मिस्टर युवराज। इधर दिशा भी इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि मिस्टर युवराज के साथ रात को क्या हुआ था। वह हर रोज की तरह आज भी अपने पापा के लिए चाय का प्याला लेके उनके कमरे में गई, पर मिस्टर युवराज को वहां ना पाकर उसे लगा कि शायद वह सुबह सुबह फ्रेश होने गए होंगे, इसलिए चाय का प्याला वही रखकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन जब आधे घंटे बाद वो फिर से वापस कमरे में गई तो मिस्टर युवराज को वहां ना पाकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने बाथरूम में जाके देखा, पर वहां भी कोई ना था। जब वह उन्हें ढूंढते हुए बड़े हॉल की ओर पहुंची तो देखा मिस्टर युवराज नीचे फर्श पे लेटे हुए थे।
उनके मुंह पे मक्खियां भिनभिना रही थी। एक पल तो ऐसे लगा कि मिस्टर युवराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिशा उन्हें इस हालत में देखकर घबरा गई और उनके शरीर को हिलाते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगी। क्या हुआ पापा? पापा उठो ना पापा, क्या हुआ आपको? पर जब मिस्टर युवराज की तरफ से कोई उत्तर ना मिला तब दिशा जल्दी से भागकर पानी का एक गिलास लेके आई और मिस्टर युवराज के मुंह पे पूरा पानी डाल दिया। मिस्टर युवराज को थोड़ा होश आया तो दिशा ने पूछा कि पापा क्या हुआ, आप कैसे आए यहाँ? मिस्टर युवराज डरते हुए एक झटके के साथ उठकर बैठ गए और दिशा को देखकर चिल्लाने लगे, तुम चली जाओ, हमें मत मारो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दिशा, पापा क्या हुआ आपको? कैसी बातें कर रहे हो आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? मिस्टर युवराज, तुम निशा हो ना? तुम मुझे मारने आई हो? नहीं पा, मैं दिशा हूँ। दिशा आपकी बेटी, पापा होश में आओ। मिस्टर युवराज, नहीं तुम निशा हो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। दिशा, अरे पापा मैं दिशा हूँ, पापा होश में आओ। मिस्टर युवराज थोड़ा शांत होते हुए, दिशा हाँ पापा मैं दिशा ही हूँ। मिस्टर युवराज दिशा के चेहरे को छूते हुए, बेटा तू ठीक है ना? दिशा हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मिस्टर युवराज, कुछ नहीं बेटा, बस मेरी समझ आ गया कि तू बीमार नहीं है और तू सही कहती थी कि इस घर में हमारे साथ निशा भी रहती है, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। दिशा, क्यों पापा? मिस्टर युवराज, बेटा आज रात मैंने निशा को देखा था, वो हमारे साथ इसी घर में रहती है। वह कह रही थी कि वह हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। दिशा, पर पापा हम कहाँ जाएंगे? मिस्टर युवराज, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वैसे भी मैं निशा को खो चुका हूँ और अब तुझे खोना नहीं चाहता। दिशा, ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे, पर मेरी मानो तो आप एक बार सोच लो। मिस्टर युवराज, अब सोचने को रह भी क्या गया है? वैसे भी जो सोचना था मैंने सोच लिया है, अब हम इस घर में हम नहीं रहेंगे। दिशा, ठीक है पापा। रागिनी ने मिस्टर युवराज से पूछा, युवराज जी फिर क्या हुआ? मिस्टर युवराज, फिर होना क्या था? मैंने जैसे तैसे खुद को और रागिनी को संभाला और अगले ही दिन मैं दिशा को लेकर अपने गांव वापस आ गया। अब मेरे जीवन का कोई लक्ष्य रह गया था तो बस उस घर से छुटकारा। फिर कुछ दिनों के बाद मैं वापस शहर आया और उस घर को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा, पर बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कोई ऐसा ग्राहक ना मिला कि जो मेरे उस घर को खरीद सके। मैं वापस शहर तो आ गया था, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उस घर में दोबारा जाके रह सकूं। इसलिए मैं अपने एक मित्र के घर पे ठहरा हुआ था। उसने मुझे परेशान देखा, परेशानी का कारण पूछने लगा। चूंकि वह मेरे विश्वसनीय मित्रों में से एक था, इसलिए मैंने उसे सारी बातें बता दी और फिर उसने मुझे शिवम प्रॉपर्टीज के मालिक मिस्टर प्रधान से मुलाकात करवाई। मैंने उस घर को बेचने की इच्छा जाहिर की और मिस्टर प्रधान मान गए, लेकिन उन्होंने उस घर की कीमत बहुत ही कम लगाई। पर मुझे उस घर से किसी भी हालत में छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने भी बिना किसी सोच विचार के उस घर को मिस्टर प्रधान को बेच दिया और बाद में मिस्टर प्रधान ने उसी घर को आपको बेच दिया। रागिनी, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रधान, आपने अपनी स्टोरी बता के हमारी जो मदद की है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। मिस्टर युवराज, अरे रागिनी जी, आप कैसे बातें कर रही है, इसमें थैंक यू किस बात का? विकास, युवराज जी रागिनी ठीक कह रही है, क्या पता इस कहानी में ही हमारा समाधान छुपा हो। बस अब एक बार हम पंडित जी से जाके मिल लें, वैसे भी इसका समाधान तो वही करेंगे। मिस्टर युवराज, विकास जी, अगर आपको और किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। विकास, युवराज जी ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हम आपसे विदा चाहेंगे। मिस्टर युवराज, ओके ठीक है। विकास, रागिनी और रमेश मिस्टर युवराज को अलविदा बोलकर वहाँ से वापस निकल जाते हैं।